शिकार। मेरे जिस्म के ताबूत पर दर्द की गाढ़ी इबारत लिखकर चांदनी जा रही अब तेरे आंगन की तरफ, तेरे आंगन की तरफ। जिस बच्चे ने अपने पिता के घर के दरो दीवार के नीम उजालों में खेलते हुए झंडा गीत लिखने वाले श्यामलाल गुप्त पार्षद, अंग्रेजों के समय कविता पढ़कर कई बार जेल गए कवि छैल बिहारी दीक्षित, कंटक उपन्यासकार प्रताप नारायण श्रीवास्तव, रामनाथ गुप्त, न जाने कितने साहित्यकारों को अपनी आंखों से अपनी देहरी पर आते जाते देखा। तब किसी ने सोचा भी न था कि इस व्यवसायिक घर में इन साहित्यकारों के आने पर, उनके पैरों से उठी आवाज पर घर का कोई बच्चा कविता बना रहा है और उन साहित्यकारों के घर से जाने पर उठे सन्नाटे पर वो बच्चा कहानियां लिख रहा है। समय के साथ साथ वो बच्चा कब बड़ा हो गया और उसे खुद पता न चला कि मैं कब कहानीकार प्रियंवद बन गया। सिविल लाइंस कानपुर के इसी घर में जन्मे प्रियंवद ने छात्र जीवन में लाल कनेर के फूल पहली कविता पुस्तक लिखकर अपने साहित्यिक इरादों को जग जाहिर कर दिया था। क्राइस्ट चर्च कॉलेज से ग्रेजुएशन और इतिहास पर डीएवी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते प्रियंवद की न जाने कितनी रचनाएं उस समय के प्रतिष्ठित अखबारों में छपने लगी। वर्ष 1980 में सारिका पत्रिका की राष्ट्रीय कहानी प्रतियोगिता में प्रियंवद की कहानी बोसीदनी ने इस प्रतियोगिता में तीसरा पुरस्कार जीतकर कहानियों की एक अलग इबारत लिख दी। संयुक्त परिवार में प्रियंवद भाइयों में छोटे थे, जिम्मेदारियां थी नहीं, सो कानपुर की चायबाजी, अड्डेबाजी, मस्ती उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। मैं तो लौटा था थका हारा, भूखा प्यासा, अकिंचन, जीर्ण वस्त्र, मलिन मुख, सीने में छिपाए अपने अद्भुत कृति के रूप में तुम्हारा लाल कनेर का फूल। पिता और बड़े भाई की इच्छा थी कि प्रियंवद अपने घर के व्यापार में हाथ बटाए। घर के दबाव के आगे प्रियंवद अपने बड़े भाई के कारखाने जाने लगे। लेकिन वहां मजदूरों के साथ घंटों बैठकर उनकी वास्तविक जिंदगी को नजदीक से पढ़ने लगे। कार्ल मार्क्स, इतिहास और कविता ने प्रियंवद की सोच और समझ को एक बड़ा आकाश दिया। यही एक सबसे बड़ा कारण रहा कि प्रियंवद की कहानियों में इतिहास के साथ साथ हताश आदमी के दर्द का ताना बाना जरूर दिखता है। यह भी कहा जाता है कि कानपुर को अगर करीब से जानना है तो प्रियंवद की कहानियां पढ़ लीजिए, पूरा कानपुर दिख जाएगा। ऐ मेरे दोस्त, मेरे अजीज शहर, लोग कहते हैं तेरी आबो हवाओं में घुली है बदबू। भूख और प्यास की बदरंग इबारत से पुते हैं दरो दीवार। तेरी सड़कों पे, मकानों में, गली कूचों में उम्र का बोझ लिए फिरते हैं टूटे कंधे, और तू खुद भी तो उस बूढ़े सा हाँफ रहा है जिसकी हर सांस में मौत के कदमों की धमक है। पर मेरे दोस्त, मेरे अजीज शहर, तू इन लोगों की बातों से यूं मायूस ना हो, भीगी पलकें न झुका, इस तरह खामोश ना हो। मैंने देखा है तेरी गोद में पलते हुए लवकुश को, आज भी सुनता हूँ गंगा से गुजरते हुए बजरों पे भजन। तेरी बालू पर ही तो ख्वाब बुने मेरी जवानी ने, तेरी धूल भरी सड़कों पे भटका है मेरा बचपन। ऐ मेरे दोस्त, मेरे अजीज शहर। प्रियंवद की इस साहित्यिक यात्रा में सन 1981-82 में
गोविंद मिश्र ने प्रियंवद को कानपुर आईआईटी ले जाकर गिरिराज किशोर से उनकी पहली मुलाकात कराई। धीरे धीरे यह मुलाकात निजी और साहित्यिक संबंधों के उस पायदान तक पहुंच गई जहां बीच के सारे पर्दे, रुकावटें और दूरियां खत्म हो गईं। इसके बाद साहित्यिक आयोजन, संगमन के साथ यह संबंध गहरा और कई स्तरों वाला होता चला गया। इसकी पूरी आभा वर्ष 2000 में आकार पत्रिका के प्रकाशन में दिखाई दी और गिरिराज किशोर आकार के संस्थापक संपादक बने। आज व्यक्तिगत जिंदगी के गुजरे लम्हों की बात पर प्रियंवद सिर्फ इतना कहते हैं। स्मृतियां हमारा निष्कवच यथार्थ होती हैं, यानी यादें हमारी ऐसी सच्चाई होती हैं जिन पर कोई कवच, कोई पर्द, कोई पर्दा नहीं होता। ये यादें हमारी सच्ची दोस्त भी होती हैं। जब हमारे पास कोई नहीं होता तब सिर्फ यादें होती हैं। हमारे दुख में, हमारे एकांत में, हमारी पराजय निराशाओं में, हमारी मृत्यु तक हमारा साथ देती हैं। स्मृतियां किसी भी लेखक की सबसे बड़ी दौलत है। बड़े बड़े साहित्यकारों के फक्कड़ी स्वभाव से प्रभावित प्रियंवद आज भी सम्मान, मंच, मीडिया से दूर खामोशी से अपनी रचना धर्मिता के सफर में हैं। वर्तमान में सिविल लाइंस में एक फ्लैट में रह रहे प्रियंवद आज भी किचन से किताबों तक की यात्रा में इतने व्यस्त हैं कि सूरज कब निकलता है, कब अस्त होता है, जान तक न पाते हैं। लेकिन सुबह 3 बजे की चाय और टहलना उनके जीवन की एक नियमित दिनचर्या है। सीमित दोस्तों के बीच अपने घर में दोस्तों की आवभगत तो देखते ही बनती है। मैं तो कहता हूं अपने दोस्तों को अपने हाथ से खिलाने की जिद का दूसरा नाम भी प्रियंवद है। साहित्य हमें एक बेहतर मनुष्य बनने में हमेशा बहुत मदद करता है। साहित्य हमें जीवन की विराटता और रहस्यमयता को बहुत अच्छी तरह परत दर परत समझाता है। कोई दूसरा विषय जीवन को हमारे सामने नहीं खोलता। यही कारण है कि जब भी समाज की बात होती है, जीवन की बात होती है, दर्शन और बड़े प्रश्नों की बात होती है, आदमी साहित्य की तरफ लौटता है। साहित्य कि ये ताकत ही उसको हज़ारों सालों से, मिथकों से आज तक जीवित रखे है, अक्षुण्ण रखे है और गतिमान रखे है।